आज हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नीट में फिजिक्स का जो 2022 में क्वेश्चंस आए थे उसी को डिस्कस करते हैं आज। ठीक है, 22 में कुछ क्वेश्चंस बेटर थे, उसमें से जो बेटर क्वेश्चन लगा उसको मैं पिक किया हूं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 1 कहता है टू चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर्स ऑफ रेडियस r1 एंड r2 आर कनेक्टेड बाय अ वायर, देन रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द स्फीयर। स्फीयर्स के जो चार्ज डेंसिटी हैं उसका रेशियो निकालना है। कहता है टू चार्ज स्फीयर्स, एक स्फीयर ऐसा है, सपोज इसका रेडियस है r1, अनदर स्फीयर ऑफ रेडियस r2, यही है, आर कनेक्टेड टू अ वायर, द रेशियो ऑफ चार्ज डेंसिटी क्या होगा हमें निकालना है। जब वायर से कनेक्ट करेंगे राइट, तो चार्ज फ्लोज फ्रॉम कंडक्टर एट हायर पोटेंशियल टू द कंडक्टर एट लोअर पोटेंशियल। तो इसमें केस में क्या होगा, एक समय के बाद दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। सपोज इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2, राइट। एक समय के बाद दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। सपोज V1 इज इक्वल टू V2 हो जाएगा, राइट। V1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, K1 इंटू Q अपॉन R1 इज इक्वल टू K2, सॉरी K ही मान ले, कांस्टेंट तो सेम ही रहता है। सो KQ अपॉन R1 KQ अपॉन R2 ऐसा होगा। K से K आपका कैंसिल, सॉरी Q1 होगा, एक Q2 होगा, K आपका कैंसिल हो जाएगा। आपको निकालना है सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज के केस में। इस केस में आप जानते हैं कितना सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज कितना होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। ये सरफेस डेंसिटी चार्ज स्फीयर है, हालांकि यहां वॉल्यूम लेना चाहिए लेकिन वॉल्यूम नहीं है, क्योंकि कहता है कंडक्टर्स है, स्फेरिकल कंडक्टर्स है। जब कंडक्टर्स पे हम एक्सेस चार्ज देते हैं तो सिर्फ बाहर के सरफेस पे जमा होता है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी चार्ज पॉइंट वॉल्यूम इस केस में हम नहीं लेंगे। बहुत लोग इसमें गड़बड़ कर देते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ले लेते हैं, ऐसा नहीं, आंसर चेंज कर जाएगा आपका। When an excess charge is given to a conductor, it resides on the outer surface only. सिर्फ बाहर के सरफेस पे चार्ज होता है, अंदर के सरफेस पे चार्ज नहीं होता। अंडरस्टूड है, इस केस में एरिया कंसीडर करना होगा। तो कह सकते हैं Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। तो यहां से अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इंप्लाइज Q1 इज इक्वल टू सिग्मा 1 इंटू A1 डिवाइडेड बाई R1 is equal to sigma 2 into A2 divided by R2. Q2 को आप ऐसा लिख सकते हैं now. So implies sigma 1 A1 is equal to 4 pi R1 square, right, divided by R1 is equal to sigma 2 is equal to sigma 2 into A2 is equal to 4 pi R2 square divided by R2. ये आपका सिग्मा 2 है। R2 से एक कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई, R1 से एक R1 कैंसिल हो जाएगा, इंप्लाइज सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1, R2 अपॉन R1, ये होगा आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेलोसिटी ऑफ अ स्मॉल बॉल ऑफ मास m एंड डेंसिटी d व्हेन ड्रॉप्ड इन अ कंटेनर फिल्ड विद ग्लिसरीन। कहता है कोई कंटेनर है, इसमें हम ग्लिसरीन फिल कर देते हैं, अंडरस्टूड है, कोई लिक्विड है, ग्लिसरीन है, becomes हाँ once again the velocity of a small ball of mass m and density d, कोई स्मॉल बॉल है जिसका मास दिया हुआ है m एंड डेंसिटी इज गिवन, बॉल का डेंसिटी दिया हुआ है आपका d, when dropped in a container filled with glycerin becomes constant, कुछ समय के बाद कहता है इसका वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाता है after some times. If density of glycerin is d by 2, जो लिक्विड है उसका डेंसिटी d by 2 है, then viscous force acting on the ball will be, बॉल पे viscous force क्या होगा। ये स्टोक्स लॉ पे क्वेश्चन है। स्टोक्स लॉ कहता है if a small spherical body is moving in a viscous medium of infinite extension, then viscous force opposing in motion is given by F is equal to 6 pi eta r v. Now, as body falls downward, its velocity increases, so viscous force opposing in motion also increases. Finally, increased viscous force plus force of buoyancy is equal to weight and the body falls with constant velocity. This velocity is called terminal velocity. इसी पे बेस्ड है। कहता है टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर लेता है। टर्मिनल वेलोसिटी कुछ नहीं, जो वर्टिकल डायरेक्शन में कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन से आता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आता है, तो उस वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं।
तो कहता है कांस्टेंट वेलोसिटी से ही आ रहा है, कांस्टेंट, हाँ, बिकम्स कांस्टेंट, वेलोसिटी बिकम्स कांस्टेंट, एक कांस्टेंट हो जाता है। कांस्टेंट कब होगा? इफ इंक्रीज विस्कस फोर्स प्लस फोर्स ऑफ बॉयंसी इज इक्वल टू वेट। देखिए अब ये पार्टिकल यहां पे, तो इसमें कितने फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं? एक फोर्स एक्ट कर रहा है इस पे mg, एक फोर्स इधर लग रहा है फोर्स ऑफ बॉयंसी, और एक फोर्स लगेगा विस्कस फोर्स, राइट? तो फोर्स ऑफ बॉयंसी क्या है? कांस्टेंट है। आप जानते हैं F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर बी। तो जैसे ही पार्टिकल नीचे आएगा वेलोसिटी बढ़ता जाएगा, तो विस्कस फोर्स भी बढ़ता जाएगा। विस्कस फोर्स आपका वेरिएबल फोर्स है, ये वेरिएबल फोर्स है, लेकिन mg तो कांस्टेंट है। और फोर्स ऑफ बॉयंसी वो कहता है जितना लिक्विड डिस्प्लेस होगा उसके वेट के बराबर जो होगा, जो वेट होगा वही फोर्स ऑफ बॉयंसी होगा, इतना जानते ही आप। तो ये वेरिएबल फोर्स है। तो कहता है एक स्टेज पे ये दोनों का सम इसके बराबर होगा तब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आएगा। इसको इस तरह से समझिए, सपोज इधर फोर्स लग रहा है फोर्स ऑफ बॉयंसी, इधर फोर्स लग रहा है आपको सपोज विस्कस फोर्स, गेटिंग इट? नीचे फोर्स लग रहा है आपका mg, mg सपोज आ गया सपोज 50 न्यूटन लेट, और ये सपोज फोर्स ऑफ बायोंसी आपका 10 न्यूटन है, दिस इज फोर्स ऑफ बायोंसी, दिस इज विस्कस फोर्स, सपोज ये 10 न्यूटन है, एट एनी स्टैंड 20 न्यूटन है, तो 10 प्लस 20 दैट इज लेस देन 50, तो नीचे जाएगा, वेलोसिटी बढ़ता जाएगा। जैसे ही नीचे आएगा वेलोसिटी बढ़ेगा, विस्कस फोर्स चेंज होता जाएगा, क्योंकि विस्कस फोर्स इज 6 पाई आर बी, वेलोसिटी डिपेंडेंट है। तो एक समय के बाद और नीचे आएगा पार्टिकल, तो इसका हो जाएगा 30, तो 30 प्लस 10 40 अगेन 50 से कम है, और नीचे आएगा तो इसका वेलोसिटी हो जाएगा कितना 50, राइट? सॉरी 40, तो 40 इसका फोर्स और 10 फोर्स ऑफ बायोंसी तो कांस्टेंट है, 40 प्लस 10 50 के बराबर होगा, तब पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आएगा। यही केस कहता है। इसका मतलब फोर्स ऑफ बायोंसी प्लस विस्कस फोर्स इज इक्वल टू mg। अब यहां से डेंसिटी के टर्म में कहता है, डेंसिटी दिया हुआ है, मास सिर्फ उसका दिया, लेकिन डेंसिटी इसका दिया, और मास के टर्म में पूछ रहा है। इसको इजी करने के लिए ऐसा कर सकते हैं, इंप्लाइज यहीं से करते हैं हम लोग, फोर्स ऑफ बायोंसी, विस्कस फोर्स हमें निकालना है, विस्कस फोर्स इज इक्वल टू mg माइनस फोर्स ऑफ बायोंसी। फोर्स ऑफ बायोंसी ये दोनों टर्म कांस्टेंट है, तो mg को कितना लिख सकते हैं? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो इसका डेंसिटी जो है, बॉडी का डेंसिटी है d, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होगा बॉल का? 4/3 पाई आर क्यूब, सपोज ऐसा होगा, इंटू जी, माइनस फोर्स ऑफ बायोंसी कितना हो जाएगा? इसका होगा वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड मींस m डैश g, m डैश को लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी है d/2, वॉल्यूम तो ही होगा 4/3 पाई आर क्यूब, जो ए बॉल वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा उतना ही वॉल्यूम लिक्विड का भी होगा, इतना होगा इंटू जी। अब लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, बस समझाने के लिए क्या, दवाई डायरेक्ट हो जाता है, ये होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, राइट? डेंसिटी के टर्म में दिया हुआ है, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो गया मास, दैट इज mg, ये पहले था ही, माइनस इस केस में अगर करें तो ये कितना हो जाएगा? ये था आपका यहां से यहां तक mg, तो ये हो जाएगा आपका mg/2 दैट इज इक्वल टू mg/2, सो दिस इज द आंसर। इस केस में आपका आंसर था कितना? R2/R1, तो ये था आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A spring is stretched by 5 cm by force of 10 न्यूटन। कोई स्प्रिंग को अगर 10 न्यूटन के फोर्स से लगाते हैं तो 5 सेंटीमीटर उसमें एक्सटेंशन होता है। The time period of the oscillation when the mass of 2 kg is suspended by it। अब कहते हैं इस पे 2 kg का मास सस्पेंड कर दिए तो टाइम पीरियड क्या होगा? आप जानते हैं टाइम पीरियड T इज इक्वल टू होता है 2 पाई अंडर रूट m/k। मैं स्पेस छोटा छोटा सा लिया हूं कि स्पेस थोड़ा ही सा होता है इसमें, बस नॉलेज इंफॉर्मेशन अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना? m/k, मास इज गिवन, इफ वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ k विल गेट द आंसर, और k के लिए आप जानते हैं f इज इक्वल टू kx मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव, नेगेटिव मींस अपोजिट, तो यहां से k का वैल्यू ला सकते हैं, k इज इक्वल टू f/x, f इज गिवन 10 न्यूटन, x इज गिवन 5 सेंटीमीटर, सो 5 इसको अगर करें तो 100 हो जाएगा, तो ये 2 दैट इज योर 200 राइट न्यूटन पर मीटर, ये आपका आएगा k का वैल्यू। अभी वैल्यू यहां पुट कर देना है, दैट इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m, m इज गिवन 2 kg एंड k इज गिवन 200,
This is cancelled out, that is equal to 2 pi by 10 is equal to pi by 5. पाई का वैल्यू होता है 3.14 डिवाइडेड बाई 5, सोल्व कीजिए तो 0.628 सेकेंड आएगा. दिस इज द आंसर. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन. A convex lens A of focal length 20 centimeter and a concave lens B of focal length 5 centimeter. A का focal length है 20 centimeter, B का 5 centimeter are kept along the same axis with a distance D. कहता है D distance रखा हुआ है between them. एक convex lens है, यही है, focal length is given 20 centimeter and a concave lens of B of focal length 5 centimeter. A 5 centimeter. A lens है, A B lens है. Both are placed at a distance D. Same axis में D distance पे रखा हुआ है आपका ये. Right? If parallel beam of light falling on A, A पे कोई parallel beam आता है, leaves B as parallel beam, तो B से parallel beam निकल जाता है. Then the distance between them, distance D is to be find out. दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? अब जानते हैं नॉर्मल लाइट पैरेलल इंसिडेंट हुआ, पैरेलल निकल गया, प्लेन स्लैब जैसा बिहेव करेगा. मींस दो लेंसेज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस पे है, तो कितना सेपरेशन रखें कि प्लेन स्लैब जैसा बिहेव करे. प्लेन स्लैब में क्या होता है, एक कोई प्लेन स्लैब है, लाइट ऐसे इंसिडेंट होगा तो ऐसे ही चला जाएगा, सीधा चला जाएगा. गरेंगे इतना क्यों? क्योंकि सिर्फ f इज इक्वल टू कितना होता है, म्यू माइनस 1 अपॉन f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इनटू 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2. प्लेन स्लैब का r1 r2 दोनों इनफाइनाइट होगा. जब रेडियस इनफाइनाइट होगा तो फोकल लेंथ इनफाइनाइट होगा. फोकल लेंथ इनफाइनाइट प्लेन स्लैब का होता है. तो दो लेंसेज कांटेक्ट में है, तो आप इक्वेशन लगाइए 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2 माइनस d अपॉन f1 f2. फोकल लेंथ प्लेन दोनों का लेंस इतना डिस्टेंस पे रखे तो प्लेन स्लैब जैसा बिहेव करेगा, और प्लेन स्लैब का फोकल लेंथ इनफाइनाइट होता है 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2 माइनस d अपॉन f1 f2. 1 अपॉन इनफिनिटी इज इक्वल टू 0, तो कह सकते हैं f1 प्लस f2 माइनस d इज इक्वल टू 0, मींस d इज इक्वल टू f1 प्लस f2. फोकल लेंथ कॉन्वेक्स का दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर. आप जानते हैं फोकल लेंथ एंड पावर फॉर कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव फॉर कॉन्केव लेंस. तो इसका फोकल लेंथ कितना होगा, प्लस 20, प्लस कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ कितना है 5 सेंटीमीटर, तो माइनस 5. सो दैट इज योर 15 सेंटीमीटर इज द आंसर. 15 इज बी. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इसमें कहता है द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड ऑन एन एवरेज राइट एमिटेड बाय अ सोर्स ऑफ लाइट. कोई सोर्स ऑफ लाइट है, यहां से फोटॉन्स इंसिडेंट हो रहे हैं, जो भी है फोटॉन्स, और वेवलेंथ लैम्डा इज गिवन 600 नैनोमीटर कहता है इंटू 10 to power minus 9 मीटर. When it delivers the power of इतना वाट, पावर दिया हुआ है, विल बी, ठीक है, नंबर हमें निकालना है, नंबर ऑफ फोटॉन्स कितना होगा, इतना वेवलेंथ का है. अगर पावर इतना है सोर्स का, तो 1 सेकंड में कितना फोटोन निकलेगा. नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड याद रखिएगा. पर सेकंड हो तो अलग वैल्यू आ जाएगा, पर सेकंड पर यूनिट एरिया हो तो अलग वैल्यू आ जाएगा. इसको ध्यान में रखिएगा थोड़ा सा. तो आप जानते हैं इंटेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया. यहीं से आता है एनर्जी पर सेकंड दैट इज पावर अपॉन एरिया. राइट, पावर हमें दिया हुआ है. इंटेंसिटी का एक इक्वेशन ये हो गया. दूसरा कह सकते हैं इंटेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी पर सेकंड. फिर से लिखता हूं जरा मैं, एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया. यहां से अगर ऐसा करें हम, एनर्जी पर सेकंड एक फोटोन का हुआ. अगर हम मान लें n is the number of photons per second, अगर इसको हम नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड n को मान लिए, तो ये नंबर ऑफ फोटॉन्स यहां आ जाएगा जो हमें निकालना है. तो पर सेकंड है तो t हट जाएगा आपका. गेटिंग इट ना? तो एनर्जी इंटेंसिटी कितना हो गया, एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया. राइट, और एनर्जी आप जानते हैं कितना होगा, एनर्जी इज इक्वल टू h न्यू hc अपॉन लैम्डा इंटू a इंटू n. ये फॉर्मूला हो गया इंटेंसिटी का, और एक फॉर्मूला e है. अगर इन दोनों को हम इक्वेट करते हैं तो आपका आ जाएगा p अपॉन a इज इक्वल टू hc n अपॉन लैम्डा a से a कट जाएगा. पावर इज गिवन 3.3 इंटू 10 to power minus 3
दैट इज इक्वल टू एच का वैल्यू दैट इज गिवन, नहीं हो तो याद रखना चाहिए 6.4 वो दिया हो रहेगा ऐसे क्वेश्चन -34 इंटू सी यू नो 3 इंटू 10⁸ इंटू n डिवाइडेड बाई लैम्डा वेवलेंथ इज गिवन 600 इंटू 10⁻⁹ सोल्व कीजिए, you'll get the value of n। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कहता है बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम विद फ्रीक्वेंसी n। कोई बॉडी है जो एसएचएम फ्रीक्वेंसी एसएचएम कर रहा है, उसका फ्रीक्वेंसी n है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज, फ्रीक्वेंसी पोटेंशियल एनर्जी को हो या काइनेटिक एनर्जी का हो, अगर कोई पार्टिकल का फ्रीक्वेंसी n है तो काइनेटिक एनर्जी का फ्रीक्वेंसी दुगना हो जाता है, 2n हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी भी दुगना हो जाता है। याद रखने की चीज कैसे, देखिए यहां सपोज कोई पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है एसएचएम अलोंग द पाथ AB ओवर दिस मीन पोजीशन O, राइट। तो एक ऑसिलेशन कितना हुआ, यहां से यहां पार्टिकल गया, यहां से यहां आया, फिर यहां से यहां गया, यहां से यहां आया, एक ऑसिलेशन हुआ। तो एक ऑसिलेशन अगर फ्रीक्वेंसी n है, सपोज एक चक्कर मारता है 1 सेकंड में, तो 1 सेकंड में पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा, 2 बार मैक्सिमम पोजीशन पे, यहां पे जानते हैं मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम, एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, एंड सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू हाफ k², दैट इज एट एवरी पॉइंट। तो कह सकते हैं एक चक्कर में मींस एक चक्कर में 2 बार मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी आएगा या 2 बार मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आएगा। मींस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के अगर सेंस में देखें तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दुगना होगा, तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी भी दुगना हो जाएगा। क्लियर, या एट एनी पॉइंट यहां ले लीजिए, तो यहां पे यहां पार्ट के लेके यहां आएगा, गड़ेगड़ यहां से यहां तक जा रहा है, तो एक ऑसिलेशन में कितना होगा हमारा, ए भी इस पॉइंट पे भी दुगना हो जाएगा, एक यहां आएगा, एक यहां से यहां आएगा, गड़ेगड़ तो कोई भी एक पॉइंट ले तो फ्रीक्वेंसी दुगना हो जाता है, तो आंसर इज 2n। 27 ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज आर चार्ज्ड एट 220 वोल्ट। 27 ड्रॉप्स है, सपोज n ड्रॉप्स मान लीजिए, यही है n ड्रॉप्स है, n ड्रॉप्स है, इसको 27 बाद वैल्यू पुट कर देंगे। ईच आर चार्ज टू V वोल्ट से चार्ज कर दिए। दे कंबाइन टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप, बड़ा ड्रॉप बनता है। कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप, पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप, तो बड़ा ड्रॉप का पोटेंशियल क्या है यही निकालना है। सपोज ये छोटा ड्रॉप है तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, स्मॉल r, बड़ा ड्रॉप है तो रेडियस कैपिटल R होगा। इस पे सपोज चार्ज दिए तो चार्ज Q है, तो इस पे टोटल चार्ज MQ हो जाएगा, सारा मिलकर तो चार्ज तो कहीं जाएगा नहीं, चार्ज के अंदर ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड, कंजर्वेशन लॉ को भी करता है। तो पोटेंशियल इस केस में अगर निकालें तो इस केस में पोटेंशियल V है, तो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, KQ/R, एंड बड़ा का अगर निकालना चाहे तो V डैश इक्वल टू K इंटू NQ डिवाइडेड बाई कैपिटल R। अगर डिवाइड करते हैं इसको, सो V डैश यहीं से कर दीजिए आप, यहां से अगर डिवाइड करते हैं तो KQ कैंसिल आउट, राइट। सो क्यों मिटाया मैं, V डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा आपका R/NR, राइट। अगर R/NR का वैल्यू ले आते हैं विल गेट द आंसर, आराम से आ जाएगा इस केस में। सो नाउ कैसे लाएंगे हम, वॉल्यूम तो रिमेन्स कांस्टेंट, तो आप कह सकते हैं 4/3 पाई R³ इज इक्वल टू 4/3 पाई इंटू R³। n ड्रॉप्स है तो n से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4/3 पाई कैंसिल हो गया, तो आप लिख सकते हैं n इज इक्वल टू R/R होल क्यूब, राइट। सो R/R होल क्यूब implies R/R is equal to n to the power 1/3 लिख दीजिए, अभी वैल्यू पुट कर देते हैं। सो n to the power 1/3 डिवाइडेड बाई n, सो V डैश इज इक्वल टू n to the power, हाँ यही होगा, V डैश इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई n to the power 1/3 into V, that is 1 minus 1/3 n to the power 2/3 into V। n का वैल्यू अगर आप पुट कर दे 27, तो 27 को लिख सकते हैं 27 टू द पावर, 27 को कितना लिख सकते हैं 3 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 3, 2/3 इंटू V, 3 से 3 कट गया, सो 9V, ये आ जाएगा आपका 9 इंटू V। अब यहां से यहां चले तो 9 इंटू V था 220 वोल्ट, सोल्व कीजिए, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कहता है
A point object is placed at a distance 60 centimeter. Distance 60 centimeter from a convex lens. कॉन्वेक्स लेंस सपोज इसका ऑप्टिकल सेंटर है, यहां से 60 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर. इट्स फोकल लेंथ इज गिवन 30 सेंटीमीटर. If a plane mirror were put perpendicular to principal axis of the lens and the distance 40 centimeter from it, लेंस से 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस के पीछे प्लेन मिरर है. If the final image would be formed at a distance of, इस पे ऑप्शन देना मैं भूल गया. खैर चलिए, कहता है कि फाइनल इमेज हमारा कहां पे फॉर्म होगा. बेसिकली मैं थोड़ा सा सोचता हूं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करवा दूं तो कुछ ऑप्शन छूट जाते हैं. खैर चलिए, द फाइनल इमेज इज टू बी फाइंड आउट. फाइनल इमेज हमें निकालना है. इसके लिए अगर देखें तो आपका इक्वेशन है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f. ऑब्जेक्ट ये है, लाइट ऐसे है, मेजर करेंगे इस डायरेक्शन में, सो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, u इज गिवन माइनस 60 सेंटीमीटर. राइट नाउ हमें फोकल लेंथ पता है, फोकल लेंथ का वैल्यू 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है. अगर हम v का वैल्यू निकाल लें, विल गेट द आंसर. v कहां पे आएगा इसका, गेटिंग इट ना. अगर हम एक मिनट, u दिया हुआ है एट अ डिस्टेंस ऑफ, फाइंड द फाइनल इमेज. फाइनल इमेज हमें निकालना है कि फाइनल इमेज होगा कहां से. खैर देखिए, यहां से v निकालते हैं इसके कारण. अब जानते हैं ऑप्टिक्स में इमेज ड्यू टू फर्स्ट फेनोमेनन विल बी ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड फेनोमेनन. आइदर फेनोमेनन मे बी ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन और बोथ. कोई फेनोमेनन हो, फर्स्ट फेनोमेनन के कारण इमेज होगा, जो होगा वो सेकंड फेनोमेनन का ऑब्जेक्ट होगा. सपोज फर्स्ट रिफ्रैक्शन हो रहा है, सेकंड रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो इमेज ड्यू टू रिफ्रैक्शन विल बी ऑब्जेक्ट फॉर रिफ्लेक्शन. या फर्स्ट रिफ्लेक्शन हो रहा है, सेकंड रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो इमेज फॉर रिफ्लेक्शन विल बी ऑब्जेक्ट फॉर रिफ्रैक्शन, या जो भी है. या दोनों रिफ्लेक्शन हो रहा है, तब भी इमेज ड्यू टू फर्स्ट विल बी ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड. या दोनों रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो इमेज ड्यू टू फर्स्ट रिफ्रैक्शन विल बी ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड रिफ्रैक्शन. इसी पे काम करता है. इमेज ड्यू टू फर्स्ट विल बी ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड. फाइनल इमेज कहां होगा, देखिए अब यहां से अगर निकालें तो 1/v माइनस 1/-60 is equal to 1/f. Focal length of convex lens is positive, that is given 30 centimeter. Right? तो यहां से v is equal to 1/v is equal to आएगा 1/30 minus 1/60. इसको सोल्व करें तो 60 minus 30 divided by 1800 आएगा. राइट, ये 60 दिया हुआ है आपका, 60. राइट, तो 1/30 minus 1/60, 60 minus 30, 30/1800. This is cancelled out. This is 6, so that is 1/60 centimeter. ये 60 सेंटीमीटर पे बनेगा. मींस v जो होगा आपका, v आपका 60 सेंटीमीटर है. जो लेंस के कारण इमेज होगा, that will be at a distance of 60 सेंटीमीटर. मींस 60 सेंटीमीटर कहीं पे भी बन रहा हो. सपोज ये 40 सेंटीमीटर है, तो इमेज कहीं इसका 60 सेंटीमीटर पे बनेगा. राइट, तो सपोज इसका यहां 30 है, तो ये 20 सेंटीमीटर हो गया. राइट, एंड यू नो इमेज ड्यू टू फर्स्ट विल बी ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड. तो फाइनल इमेज कहां बनेगा आपका. अब प्लेन मिरर है, तो प्लेन मिरर कहां होगा इसका. प्लेन मिरर के कारण इमेज क्या होगा, आप सोचिए. इमेज ड्यू टू फर्स्ट विल बी ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड. राइट, फर्स्ट के कारण जो इमेज होगा उस सेकंड का ऑब्जेक्ट होगा. तो सेकंड का ऑब्जेक्ट कितना हमारा, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया. मिरर के लिए क्या हो गया, वर्चुअल ऑब्जेक्ट. तो कितना हो जाएगा, ये 60 सेंटीमीटर पे था, ये 20 है, तो ये 20 सेंटीमीटर यहां से आ रहा है. गेटिंग इट ना, क्लियर. तो जब प्लेन मिरर में आप जानते ही हैं कॉन्सेप्ट को कि कोई प्लेन मिरर है, लाइट ऐसे आ रहा है, ऐसे जा रहा है, तो ये आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा. तो इमेज इसका आपका रियल हो जाएगा. ये कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, क्लियर ना. तो यहां से निकाल सकते हैं, ये आपका आंसर होगा. सो यही कॉन्सेप्ट याद रखना है. जब दो कन्वेंशन, तो इमेज ड्यू टू फर्स्ट विल बी ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड. नेक्स्ट कहता है द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ सरफेस इज v. अर्थ के सरफेस पे एस्केप वेलोसिटी v है. द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अनदर प्लैनेट हैविंग रेडियस 4 times दैट ऑफ अर्थ एंड सेम मास डेंसिटी. इसमें डेंसिटी के टर्म में पूछता है. आप जानते हैं एस्केप वेलोसिटी कितना होता है, इसको इस तरह से निकालते हैं. देखिए जरा, एस्केप वेलोसिटी क्या कहता है, इट इज द मिनिमम वेलोसिटी गिवन टू अ बॉडी सो दैट इट नेवर रिटर्न्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. अर्थ के सरफेस पे लौट कर नहीं आए.
मीन्स अर्थ के सरफेस पे है, सपोज मान ले हम, सपोज ये अर्थ का सरफेस है, ये अर्थ का सरफेस है, इट्स रेडियस इज r, इट्स मास इज सॉरी इट्स मास इज सपोज m, यहाँ पे कोई पार्टिकल रखा हुआ है स्मॉल m, तो फेंकेंगे तो जहां भी पोजीशन जो चेंज होता है तो हम लगाते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी k1 प्लस u1 इज इक्वल टू k2 प्लस u2। k1 इज गिवन हाफ m v स्क्वायर है तो इसी को हम ve मान लेते हैं, दोबारा लौट कर नहीं आना है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी अब जाते हैं माइनस g इंटू m अपॉन r, मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो जाएगा। तो यहां से निकालते हैं हाफ m ve स्क्वायर इज इक्वल टू g m अपॉन r, मास कैंसिल्ड आउट, सो ve इज इक्वल टू gm अपॉन r, gm अपॉन r अंडर रूट, ये होगा आपका s के वेलोसिटी, और g इज इक्वल टू अब जानते हैं gm अपॉन r स्क्वायर होता है, तो gm इज इक्वल टू लिख सकते हैं gr स्क्वायर भी, gr स्क्वायर अपॉन r अंडर रूट, तो अंडर रूट gr भी आता है, इस फॉर्म में भी आता है, जैसा कहता है उस फॉर्म में निकालना हो। अब हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ve कितना है, दैट इज इक्वल टू gm अपॉन r अंडर रूट। अब इसमें मास नहीं, मास के टर्म में डाटा नहीं दिया हुआ है, इसके वेलोसिटी मास डेंसिटी सेम करता है, तो डेंसिटी निकालना पड़ेगा इसको, तो कितना हो जाएगा g अपॉन r इंटू डेंसिटी कितना होगा, मास डेंसिटी इज इक्वल टू मास पेट वॉल्यूम, तो मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब, ऐसा कुछ होगा ve, राइट। अब दूसरा अगर प्लैनेट के लिए देखें और ये दिया हुआ है दैट इज योर v गिवन, अगर दूसरा प्लैनेट के लिए हम देखें तो वहां पे इसके वेलोसिटी vp इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, g तो कांस्टेंट है, राइट, रेडियस कितना, रेडियस 4 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ, रेडियस इज 4r इंटू आपका रो जो है उतना ही है, डेंसिटी अर्थ के बराबर है, सेम मास डेंसिटी क्वेश्चन में कहता है, सो रो इंटू 4/3 पाई इंटू r का वैल्यू है 4r होल स्क्वायर, राइट, अंडर रूट, यही आपका। नाउ ये अगर करें तो 4 से ये 4 कट जाएगा, तो ये r स्क्वायर बचेगा और ये स्क्वायर हट जाएगा, तो इतना आ जाएगा, 4 का अंडर रूट आपका कितना होगा 2, तो 2 और बाकी टर्म अगर देखिए तो v के बराबर हो जाएगा, सो vp इज इक्वल टू ट्वाइस v, दिस इज आंसर, क्लियर। नेक्स्ट कहता है a ball of mass 0.5 kg dropped from a height 10 meter strikes the ground and rebounds to the same height, the magnitude of the impulse imparted to the ball is, कहता है ये कोई ग्राउंड है, यहां से इस हाइट से कोई बॉल हम गिराते हैं, गेटिंग इट, यहां से हम बॉल गिराते हैं, ये मास दिया हुआ है, मास इज गिवन कितना 0.15 kg, 0.15 kg at a height of 10 meter, 10 मीटर के हाइट से गिरा है, strikes the ground and rebounds to the same height, जब यहां से आता है तो रिबाउंड होने के बाद फिर ये बॉल उतना ही हाइट पे चला जाता है, 10 सेंटीमीटर उतना ही हाइट पे चला, इसका मतलब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इस केस में 1 है, देयर इज नो वेस्टेज ऑफ एनर्जी, कंप्लीटली इलास्टिक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंपल्स इम्पार्ट टू द बॉल इन केजी मीटर पर सेकेंड, एक केजी मीटर मैं छोटा छोटा लिख दिया, जगह नहीं था, सो तक मैक्सिमम क्वेश्चन डाल दूं मैं, इज, ठीक है ना, कहता है आप लोग भी बेसिकली मैं ज्यादा क्वेश्चन डाल सकता हूं, आप लोग भी वीडियो में पूरा क्वेश्चन देखते नहीं है, तो मैं चाहूंगा कुछ तो कर दूं जिससे आपको थोड़ा सा लगे कि लेवल क्या है, पूरा देखिए तो मैं पूरा क्वेश्चन डाल सकता हूं, ठीक है ना। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंपल्स, इंपल्स ऑफ फोर्स क्या कहता है, इंपल्स कहता है इफ अ लार्ज फोर्स एक्ट्स फॉर अ स्मॉल टाइम देन प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज कॉल्ड इंपल्स ऑफ फोर्स, दैट इज force, large force acts for a small time and that is equal to change in momentum mv2 minus mv1, अंडरस्टूड है। यहां से सपोज स्ट्राइक किया v वेलोसिटी से, उतना ही हाइट पे चला गया, इसका मतलब यहां से गया भी v ही वेलोसिटी से, तो मोमेंटम हो जाएगा mv माइनस माइनस mv, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस mv। मास दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, वेलोसिटी आप निकाल सकते हैं कितना आएगा, आप इक्वेशन में जानते ही हैं कि ऊपर से नीचे आ रहा है तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस जी एच, u 0 है, प्लस ट्वाइस इंटू 10 इंटू हाइट 10 है,
तो अंडर रूट करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 10 अंडर रूट 2। v का वैल्यू आ जाएगा यहां से 10 अंडर रूट 2। 100 का हो जाएगा 10 रूट 2 का, तो 2 का रूट 2 हो जाएगा। तो लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू ट्वाइस इनटू m इज गिवन 0.15 इनटू v इज गिवन, v आपने निकाला, अभी कहां निकाला था मैं 10 रूट 2, दैट इज 10 रूट 2। वैल्यू सॉल्व कीजिए, विल गेट द आंसर। ठीक है, आज यहीं तक।